अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्ज़ा। कल फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक के नवाज शरीफ साहब को 100% जेल जाएंगे। जो अगले दो रेफरेंसेस रह गए हैं उनमें उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कुछ अर्सा पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि 50 के करीब लोग हैं जिन्होंने जेलों में जाना है और जिन्होंने नैब केसेस भुगतने हैं। आज भी उन्होंने इसी बात की अपनी ट्वीट में तायीद की है कि तकरीबन 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जेल में जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि एहतसाब किसका होगा और किसका नहीं होगा, सवाल यह है जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब पे पिछले कुछ अरसे में तनकीद भी हुई कि नैब अगर तो इंडिपेंडेंट इदारा है तो फिर फवाद चौधरी साहब या फिर एक सीनियर वफाकी वजीर किस क्राइटेरिया के तहत इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहा है और क्या ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाने चाहिए, या फिर नैब जिस इदारे को आपने काम करने के लिए और एहतसाब के अमल के लिए मैदान में छोड़ा हुआ है उनकी तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आने चाहिए। क्योंकि उसके बाद नून लीग की तरफ से बारहा ये बात कही जा रही है कि आखिर किस पैराए में ये बात पीटीआई की तरफ से कही जा रही है और क्या इस हवाले से नैब और हुकूमत के दरमियान कोई मुकमका या फिर अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बार बार पीटीआई इल्जाम भी आयद करती रही है। प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि बजाय इसके कि तनकीद की जाए या फिर लोगों का नाम लेकर यह कहा जाए कि उनका एहतसाब होगा, ये मामला और ये जिम्मेदारी हम इन इदारों के ऊपर छोड़ देते हैं जो कि एहतसाब के अमल में इन्वॉल्व हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात कर रहे हैं कि केपीके में 2014 में एक एक्ट नाफिज किया गया था जिसको विसल ब्लोअर एक्ट कहा गया था, लेकिन हमने देखा कि जो 5 साल केपीके में हुकूमत रही पीटीआई की इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी, क्योंकि जो कमेटी तश्कील दी जानी थी, जो कमीशन बनाया जाना था, वो बन ही नहीं सका। लेकिन अब ये विसल ब्लोअर एक्ट जो है ये विफाक में भी अब नाफिज करना है और फरूक नसीम साहब ने इस हवाले से कहा है कि जो भी करप्शन के खिलाफ मालूमात देगा उसे रिकवरी का 20% दिया जाएगा। तो पिछले 5 साल में अगर एक मनसूबा कामयाब नहीं हो सका तो उसको अब कैसे कामयाब बनाया जाएगा, सवाल इस पर भी है। और एक अहम और चीज़ जो कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से है वो ये है कि इस हवाले ये कहा गया है कि जो नजरसानी की दरखास्त है उसको न सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए बल्कि यह भी इशारा दिया गया है कि अब शायद हुदैबिया पेपर मिल्स करप्शन केस जो है वो भी खुलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ साहब के लिए यकीन मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं और इस केस में जो सिंध हुकूमत की तरफ से अदम ताउन था उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई गई हैं और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कल सीएम सिंध को तलब भी किया है। अब देखना यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें पीपल्स पार्टी के कई अहम लोगों के नाम लिए जाने के इशारे मिल रहे हैं, क्या इस केस में सिंध हुकूमत ताउन करती है या फिर नहीं, हम प्रोग्राम में बात करेंगे इस पर भी। और प्रोग्राम के आखिर में लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन का आगाज किया गया है। क्या इससे जो लाइन लॉसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर उसको खत्म करने में मदद मिलेगी और क्या जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वजीर तवानाई उमर अयूब साहब ने कहा है कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिजली के रेट बढ़ाए जाएं और इन्हीं लाइन लॉसेस को खत्म करके रिकवरियां की जा सकेंगी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा या फिर नहीं, इस पर हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची से आजिज धामरा साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। मेरे साथ लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साहबजादा अमीर सुल्तान साहब हैं और लाहौर से ही सीनियर माहिर कानून और लॉयर भी हैं आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ बड़े सीनियर हैं, मौजूद हैं। आरिफ सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले सुल्तान साहब सर आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये ठीक है कि एहतसाब का एक सिस्टम चल पड़ा है, लेकिन फवाद साहब ने कुछ अर्से पहले भी इस किस्म का एक बयान दिया और अब दोबारा उन्होंने कल से जो बयान दिया है, एक डिबेट चल पड़ी है कि पीटीआई के मिनिस्टर को या फिर पीटीआई में से किसी को भी ऐसा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है जब नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जी इससे तो हम सारे इत्तेफाक करते हैं कि हमारे मुल्क का जो है वो करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और अगर करप्शन पर काबू पा लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली खुद ही हल हो जाएंगे। अब फवाद चौधरी साहब के बयान को थोड़ा सा अपोजिशन जो है वो जान के एक पॉलिटिकल तरीके से अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाह रही है। फवाद चौधरी साहब ने जी किसी का नाम नहीं लिया, किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, किसी सियासी जमात के लीडर का नाम नहीं लिया। उन्होंने फ़कत ये कहा है कि भाई जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं और जो केस मजबूत हैं, जो जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, उन सब को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर मदद करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब मेरे ख्याल में तो कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ से एग्री करेगा कि जो करप्ट अनासर हैं हमारे मुल्क के अंदर उन सारों को वाकई जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड का नाम नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात की है
कि जी जितने करप्ट लोग हैं वो सब के सब जेल के पीछे जाएंगे। और गवर्नमेंट से पहले जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो नाम लेके उन्होंने कहा है ना, जो बाकी 2 रेफरेंसेस रह गए उन्होंने कहा 100% जेल में जाएंगे। अच्छा। वो ठीक है कि फ्लैगशिप रेफरेंस भी अब अपने खिताम पे जा रहा है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी उनको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में स्टेटमेंट देने की? केस अपने अंजाम को पहुंचता, फैसला सबके सामने आ जाता। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जी गवर्नमेंट बनने से पहले पीटीआई के, क्योंकि उनका खुद अपना ताल्लुक भी लॉ से है, उनकी बैकग्राउंड जो है वो वकील रहे हैं, और गवर्नमेंट बनने से पहले वो जो पीटीआई की लीगल टीम थी जो सारे इन केसेस को देखती थी और फॉलोअप करती थी, तो वो इसका हिस्सा रहे हैं। उनको इन केसेस के फैक्ट्स एंड फिगर्स का बखूबी अंदाज़ा है। इसलिए उस बेस के ऊपर एज अ लॉयर अगर उन्होंने ये बात की है कि भाई वो केस इतने मजबूत हैं कि कोई भी अगर लेमैन भी उनको देखे तो मेरे ख्याल में उस शख्स को जिसके खिलाफ वो केस बना हुआ है वो जेल के पीछे जाएगा। तो उन्होंने वो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे बात की है। इसको अपोजिशन बड़े गलत रंग दे रही है कि जी वो नैब के साथ उनकी मशावरत चल रही है। नैब एक टोटली इंडिपेंडेंट इदारा है। फवाद चौधरी साहब की अपनी ये एक ज़ाती राय थी एक वकील की हैसियत से, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हुए इन केसेस के ऊपर वर्क किया हुआ है। गवर्नमेंट आने से पहले वो पीटीआई की लीगल टीम का एक बड़ा मजबूत हिस्सा रह चुके हैं। तो ये बात उन्होंने उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर की थी। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि उनके इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दानियाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर अभी अमीर सुल्तान साहब जो कि पीटीआई से बिलोंग करते हैं, उनसे क्वेश्चन ये हमने किया कि क्या पीटीआई को या उनकी तरफ से किसी भी मिनिस्टर को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि 50 के करीब लोगों की फहरिस्त है या लिस्ट है जो कि अब मजीद फेस करेंगे। आपके ख्याल में लॉयर होने के बावजूद भी क्या ऐसा स्टेटमेंट किसी हुकूमती हल्के से आना चाहिए? देखें जी, पहले तो जो इन्होंने बात की हमारे पीटीआई के भाई ने, उनकी तो बात सुन के यही लग रहा है कि फ़ैसला फवाद साहब को भी पता है और सबको पता है, और अगर यही फ़ैसला है तो फिर नैब को शायद प्रोसीडिंग्स नहीं कैरी ऑन करनी चाहिए, सज़ा दे देनी चाहिए। आज हमने मेरे पास ये द न्यूज़ की क्लिपिंग पढ़ी और जो अखबारों की जहाँ उन्होंने फवाद साहब का बयान छपा, और हमने आज नैब में एक एप्लीकेशन के साथ जमा कराया और हमने यही कहा कि देखें पूरी दुनिया में इदारों को काम किया, यू गिव देम द स्पेस टू वर्क, और जब आप उनकी तरफ और उनके स्पोक्स पर्सन बनते हो। आज हमारा यही नैब के चेयरमैन, नैब के वकील से सवाल था कि जज से कि क्या आपके फवाद चौधरी आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इनकार किया। फिर उनसे दोबारा पूछा गया क्या आपके नैब के वो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया, और उनको फिर ये बयान पढ़ाया गया। ये आज जो उनके बयान थे और ये पढ़ाए गए, और उन्होंने अपना एक तो गुस्से का इजहार किया और उनके अपने ये अल्फाज थे कि हमें इसका सख्त नोटिस लेंगे, क्योंकि जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, फवाद चौधरी को कोई नहीं जानता, पीपल नो हिम बिकॉज ही इज द spokesperson of PTI and he's the exactly and he is the information minister। जब वो कोई बात आके कहते हैं तो वो स्टेट का मौकफ बयान करते हैं, और जब स्टेट का मौकफ ये है कि मियां नवाज शरीफ को और 50 और लोगों को नैब से सजा होनी है, तो इसका मतलब कि नैब ने किसी को बताया हुआ है, और अगर नैब ने नहीं बताया हुआ या उनको नहीं पता तो वो फिर पूरी प्रोसीडिंग्स को प्रेजुडिस कर रहे हैं। और आज हमारा बयानिया भी नैब कोर्ट में ये था कि अगर पूरी दुनिया में ये होता है कि दैट व्हेन द कोर्ट एनीथिंग दैट इज अंडरगोइंग, आप ऐसे रिमार्क्स नहीं पास कर सकते या आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। और अगर हैं, क्योंकि देखें ये एक इंस्टेंट में नहीं हुआ, बार बार रिपीटेडली कभी वो नैब के आके स्पोक्सपर्सन बन के कोई और बात करते हैं। जब आज उन्होंने ये बात की तो उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस किया, व्हिच अनफॉर्चुनेटली बट द नैब जज एग्रीड टू इट एज वेल, एंड इसीलिए हमने एप्लीकेशन दी। कोई नोटिस नहीं इशू किया, वैसे बाहिर उन्होंने ये कहा कि इस पर भी आगे बात की जाएगी। आज क्योंकि हमने इस पे एप्लीकेशन दी है, मंडे को फिर देखेंगे इस पे क्या होगा जब आगे, क्योंकि जब डेट खत्म हुई तब एप्लीकेशन दी गई। लेकिन ये बयानिया, क्योंकि आज फवाद को अगर सुनते मैं अपने भाई को सुना तो उनको तो जिस तरह ये कह रहे थे, तब तो यही लगता है कि भाई इट्स शॉर्ट एंड इट्स डन, एंड यू नो ही नोज द वर्डिक्ट, देन व्हाई गो थ्रू दिस हैसल, मीडिया पूरा पे सीधी सजा दें और फवाद साहब बताएं, आई इमरान खान साहब वही सजा अनाउंस कर दें कि उनके स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 50 लोग बार बार कह रहे हैं, उसमें पीटीआई के कितने लोग हैं ये भी कम से कम उनसे जानना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब, सर मैं थोड़ी सी आपसे कानूनी राय जानना चाहूंगी। सर एक तो ये कि आज इस तरह एहतसाब कोर्ट में नून लीग की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई कि आपका नाम लेके, आपके कोर्ट का नाम लेके खुद से ही फैसले किए जा रहे हैं। सर एक तो ये कि क्या लीगली एहतसाब कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? दूसरा सर ये फरमाइएगा कि 50 लोगों की बार बार फवाद चौधरी साहब ने बात की, इससे पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, दोबारा दिया है। इतनी गवर्नमेंट सर इतनी एक्यूरेट कैसे है कि उनको पता है कि 50 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है? बात यह है कि इस हद तक तो कहना, अक्सर लोग कह देते हैं, राय दे देते हैं आम लोग कि जनाब ये फ़ैसला होगा, अपनी वो जहानत का और तदब्बर का मुजाहरा करते हैं। लेकिन जब कोई शख्स किसी ऐसी पोजीशन में बैठा हो, स्पेशली एज मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, फिर ये बात जब वो कहता है तो उसे
इस हद तक नहीं लिया जाता जिस तरह मेरे भाई ने कहा है, अमीर सुल्तान साहब ने, कि जी चूँकि वो पीटीआई की टीम के लीगल एक्सपर्ट रहे हैं, उस टीम का हिस्सा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो उस टीम का हिस्सा भी रहे, लीगल एक्सपर्ट भी रहे हैं, पीटीआई को बतौर गवर्नमेंट और फवाद चौधरी को बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अब अपना वो रवैया इख्तियार करना चाहिए जो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बात बहुत मायने रखती है। आम आदमी, मैं मसलन यहाँ बैठा कह दूँ कि जी मुझे, और मैंने कई दफ़ा राय दी कि जी मुझे लगता है कि कल को ये फैसला हो जाएगा, वो मेरी राय जो होती है वो उस कानून के केस, वो केस के कानूनी तनाजुर में होती है। सर दामरा साहब, ये जो पीटीआई जो कुछ कर रही है सर, पीपल्स पार्टी पहले अलग खड़ी नजर आती थी, आज पीपल्स पार्टी भी मजबूर हो गई है। पहले ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने केसेस बनाए, लेकिन अब एपीसी में उनके साथ खड़े होने को तैयार है। सर क्या पीटीआई के इस किस्म के स्टेटमेंट्स ज्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसला ये है कि गवर्नमेंट खुद ही माहौल पैदा कर रही है कि जल्द से जल्द अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो जाए और एक प्लेटफार्म पे हो जाए। अदरवाइज हमने ये कहा था कि आपने खुद 100 दिन का टारगेट रखा था अपनी गवर्नेंस के हवाले से और डिलीवरेंस के हवाले से। अभी आप कह रहे हैं कि जी 100 दिन में तो क्या हो सकता है, ये अपोजिशन जो है जल्दबाजी में है और ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो बाबा, आपने 100 दिन का टारगेट रखा क्यों था? किसने आपको मजबूर किया था? आपने तो ये तासुर दिया था इलेक्शन से पहले कि हमने डिफेक्टिव एक मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं, हर मिनिस्ट्री में अपने एक्सपर्ट बिठाए हुए हैं और उसमें हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हुकूमत आएगी तो 100 दिन में इंशाल्लाह कौम खुशहाल हो जाएगी और मुल्क जो है वो खुशहाल हो जाएगा। ये हमने नहीं कहा था, ये पीटीआई की क़यादत ने कहा था। और उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो 100 दिन का राग अलापते रहे कि जी 100 दिन में तो अलादीन के चिराग का बंदोबस्त कर लिया है हमने, बाकी हुकूमतें नाअहल थी, हम प्राइमरी स्टेज पे ही जो है वो मुल्क को खुशहाल कर लेंगे। अब 100 दिन में जब 70% दिन गुजर चुके तो अब भी अगर अपोजिशन इकट्ठे नहीं हुई तो मेरे ख्याल में अपोजिशन पे कोई भी ये क्वेश्चन मार्क रख सकता है, जिस तरह पीटीआई रखती थी कि ये मुकमुका है हुक्मरानों और अपोजिशन का। आपके 100 दिन के वो अलादीन के चिराग जो आपने खुद कहा था, दावा किया था कि हमारे पास आ गया है, अब अगर अपोजिशन उसका 50% क्या 70% जब दिन आपके गुजरे और अपोजिशन जब इकट्ठा नहीं होगी तो क्या ये सवाल हमसे नहीं होगा कि क्या वजह है कि अपोजिशन इकट्ठे नहीं हो रही? और जी 70% को आप जो है वो टच कर रहे हैं अपने टारगेट को, और क्या अपोजिशन नींद में सोई रहे, गोलियां खा के सोती रहे? और दूसरी बात जो आपने शुरू में ही मौकूफ रखा था फवाद चौधरी साहब का, मैं ये कह रहा हूं, विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। जी ये तो नफी कर, देखें ये तो नफी कर रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है? मीडिया इनकी अपनी साबका तकरीरें प्राइम मिनिस्टर साहब की दिखा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है जब कोई हुकूमत किसी मुल्क से इमदाद मांगने जाती है, मुझे शर्म आती है जब किसी से ये कर्जा लेने की बात करती हैं। उन्होंने सऊदी अरब का नाम भी अपनी अपोजिशन दौर में स्टेज पे लिया है। आज पूरा दिन मीडिया उसको कंपेयर कर रहा है, आज की कल के कौम के खिताब को और उनके माजी के मौकफ को। तो ये तो अपोजिशन क्या, ये तो मीडिया खुद दिखा रही है, ये भूल जाते हैं कि कल हमने क्या कहा था। और दूसरी बात, फवाद चौधरी, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो इस सिस्टम के खात्मे के लिए नहीं है, वो मौजूदा हुकूमत के वक्त से पहले खात्मे के लिए नहीं है। ये मेरे लीडरशिप ने भी कहा है, ये मैं खुद भी कर रहा हूं। मगर जो खतरा है वो इनके अपने गुजरा और पीटीआई की जो अनार्थ की सियासत है उससे। करारदातें ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न है कि हम करारदाद पेश करें कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपने जितने भी वादे किए कौम से उसमें सही सिमत में नहीं जा रहे हैं। आपने कहा था कि इंटरनेशनल टूर नहीं करेंगे, आपने की, और ये बार बार ताने दिए जाते हैं जी 10 साल 2 पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट थी इसलिए मुल्क का सत्यानाश हो गया। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि 2008 में जो गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी ने ली थी, किससे ली थी? एक आमिर से ली थी और उसने 9 साल हुकूमत की थी। इससे पहले आमरतों के दौर आते रहे, तो उन दौरों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां थी?
कहां पे हम खड़े थे, ये बात क्यों नहीं की जाती? ऐसे मालूम होता है जैसे सर, लेकिन पिछले 10 साल का ऑडिट होगा, आमिराना दौर का ऑडिट करवाना बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए। ये चैलेंज छोड़ देते हैं सर। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, दानियाल साहब। अगर आप मुल्क की सियासत की बात करते हैं तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और आमरेतों के गवर्नमेंट के, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। सर, उसका जवाब पीटीआई के पास ये था सर कि ऑडिट अमूमन 10 साल के होते हैं, इसलिए 10 साल का करवाया जा रहा है। दामला साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर, मुझे एक और पॉइंट पे जरा सी बात करनी है। ऑडिट पे कोई एतराज नहीं, खुद साख्ता जो तर्जुमान बने हुए हैं, खुद साख्ता। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। हुदैबिया के हवाले से अगर से समाअत होती है तो आपके ख्याल में क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए एक डुअल प्रेशर नहीं हो जाएगा? ऑलरेडी वो कस्टडी में है, फिर एक और केस उनके खिलाफ खुल रहा है। जी नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, जहाँ तक हमारा जी तो हमारा देखें, हमारा जो मौक़िफ़ पहले था तो अभी भी वही मौक़िफ़ है। पहले भी जब उन्होंने साइड पे रखी, इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो रीजन बीइंग दैट फैक्ट्स वर डिस्कस्ड, द मेरिट्स ऑफ द केस वाज डिस्कस्ड एंड देयर वाज नो केस। एंड द सेम वे अभी भी, बिकॉज देयर इज नो केस। और उसी तरह अगर तो ये तो कहती है ये पानामा से बड़ा स्कैंडल है, पीटीआई तो और भी बातें करती है और रोज ये आके बातें करते हैं। और हम जहां तक आई थिंक के एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इमरान खान साहब अपने आप से शुरू करें, जो 40 अरब की मेट्रो 70 अरब पे ले गए और अभी तक कंप्लीट नहीं किया। जो हेलीकॉप्टर केस चल रहा है, इनका 8 महीने से इंतजार हो रहा है उसका, बिल्कुल, जो अपना हेलीकॉप्टर केस है उसमें पेश हो और उसमें आगे करें। जो उनका अलीम खान साहब ने जो केस इनका पेंडिंग है उसको शुरू करें। जो और इंक्वायरीज पेंडिंग है इनके अपने लोगों पे, उस पे जो एहतसाब कमीशन को 5 साल उन्होंने डीएक्टिव किया था, उसका हेड को ही लगा दें। लोगों को बता दें कि नैब केपीके में एक्टिव है या नहीं। ये भी मेरा इनसे एक सवाल है, मुझे आज बताएं। और 5 साल एक्टिव रही, या अगर एक्टिव रही 5 साल तो कौन हेड था और किसके नाम से चलती रही? देखिए, ये पंजाब हुकूमत और ये पंजाब में ये तमाम होते रहे। यहाँ ही हमने इंसाफ भी किया और यहाँ ही ये तमाम चीजें बनी भी गई। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये और हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं ऑपोजिशन के साथ? सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका चेहरा दिखाना चाहते हैं। वो तमाम वादे जो उन्होंने लोगों से किए, जो तमाम वोटें उन्होंने तब्दीली के नाम पे लोगों को धोखा दे के ली, आज अगर उनको 6 अरब रुपए का पैकेज मिलता है तो लोगों को आके बताएं कि हम गैस नहीं महंगी करेंगे, हम बिजली नहीं महंगी करेंगे, हम पेट्रोल की कीमत नहीं चढ़ाएंगे, हम जो सब्सिडी रिमूव कर रहे हैं गरीब लोगों को जो हम एक दे देते हैं वो नहीं करेंगे। अगर ये तमाम चीजें फिर भी कर रहे हैं तो फिर IMF के पास जाना या ना जाना क्या फर्क है? कि IMF की तो शर्त यही है कि आप लोगों पे, गरीबों पे बोझ डालो। अगर ये बोझ, देखिए, अगर उस IMF के जाने के बगैर भी इतना बोझ डाल रहे हैं तो आई सी नथिंग डिफरेंट फॉर देम। और जहां तक एक चीज है कि अगर आज इस बेल आउट पैकेज के बाद भी ये IMF के पास जाएं तो इनका अपना फेलियर है। इस बेल आउट पैकेज इनको डे 1 से इनको जाना चाहिए था चाइना के पास, इनको जाना चाहिए था सऊदीया के पास और अपनी सिमत सीधी करनी चाहिए थी। सऊदीया के पास पहले गए ना, उन्होंने कहा 10 अरब डॉलर देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन अगर आज हम ऑपोजिशन इकट्ठी बैठ रही है तो हमारी कोई ताकत नहीं है। हमारा तो हाल ये था कि हम एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके, हम तो एक ऑपोजिशन लीडर के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके, क्योंकि हमारी दोनों पार्टीज की बड़ी एक्सट्रीम माइंडसेट्स हैं। अगर आज इकट्ठी हो रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि इनकी नाअहलियों की वजह से, कि हम जिस मुल्क को जिस तर्ज में जाते हुए देख रहे हैं वो तबाही है और कुछ नहीं है। आज जो डॉलर की हालत है, जो आप रोज प्रोग्राम्स करती हैं, आप मुझे एक टाइम बता दें जिसमें सीमेंट की ओवरनाइट 100 रुपया कीमत बढ़ी हो, डॉलर ओवरनाइट 10 रुपए बढ़ाओ। हमारे देखिए, आप 50 अरब रुपया, जो मुझे पिछले हफ्ते याद है 50 अरब रुपया जमा हुआ था तमाम कैंपेन करने के बावजूद डैम फंड्स के लिए। जो डॉलर की प्राइस डी वैल्यू की, उससे आपको पता है हमें कितना हुआ? 900 अरब रुपया। तो हम क्या बात करते हैं, हम कैसे 900 अरब उसको कंप्लीट करेंगे? एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जरा हमने थोड़ा सा बात करनी है कि विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस जो कि लाया जा रहा है, बैरिस्टर फरूख साहब ने अनाउंस किया है, कितना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि KPK में उसकी वो इफेक्टिवनेस हमें नजर नहीं आती। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध में आज मौजूद थे और किसी भी तौर मुतमईन नजर नहीं आते थे सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से। कितना इंपॉर्टेंट है कि सिंध गवर्नमेंट इस केस में ताउन करे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। विसल ब्लो ऑर्डिनेंस के हवाले से हमने पहले थोड़ी सी बात करनी है प्रोग्राम के शुरू में कि ये ऑर्डिनेंस मुतारिफ जरूर करवाया गया है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, इससे कितना फायदा पहुंच सकता है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की इस पर सर्जनिश इसलिए की गई है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ताउन नहीं किया जा रहा तहकीकाती इदारों से। आलिफ चौधरी साहब, सर पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर ये बताएगा कि ये जो विसल ब्लो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इससे कितना फायदा हो सकता है। सर अगर हम केपीके के मिसाल को सामने रखें, क्योंकि 2014 में केपीके में भी लाया गया था, लेकिन कुछ आगे उस पर काम नहीं हो सका। सर पहली बात तो यह है कि विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस जो है, इसके आने का मतलब ये है कि आपने एक डिग्री जारी कर दी, डिक्री जारी कर दी अपने इदारों के बारे में कि आपके वो तमाम इदारे जो इस काम के लिए मखसूस थे, उसमें चाहे FIA है, उसमें चाहे नैब है, और उसमें आपके जो एंटी करप्शन के इदारे हैं जितने भी हैं, वो सब नाकाम हो गए इस मैनेज को कर्व करने में, और उन्होंने अपना किरदार ना अदा किया, ना उनकी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो इस मसले का हल निकाल सके। इस लिहाज से तो ये बात एक तरफ हो गई। दूसरी बात यह है कि आप इस ऑर्डिनेंस के को चलाने के लिए आपको टीम बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस ठीक है, और इसको अगर अमल दरामद इस पर किया जाए तो मैं समझता हूँ नतायज भी बरामद हो सकते हैं, लेकिन टीम सिलेक्ट करते हुए आपको देखना ये होगा कि रूथलेस किस्म की टीम जो इस मामले में, जिनके ऊपर किसी तरह की कोई उंगली ना उठ सकती हो। मैं तो समझता हूँ कि एहतसाब से भी, यानी नैब ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है, नैब में भी आपको तब्दीलियां करनी चाहिए। नैब को की जो तरतीब है इस वक्त लेकिन आरिफ साहब बड़ा लंबा प्रोसीजर है। पहले कमेटी के पास शिकायत जाएगी, फिर कमीशन में जाएगी, फिर वहां से फर्दर किसी और जगह जाएगी, इतने लंबे प्रोसेस से गुजरेगी। सर क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो तहकीकाती इदारे हैं उनको ही इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो डायरेक्टली वहीं अप्रोच करें और वहीं से आगे काम बढ़ जाए? देखिए, मैंने पहले आपको ये अर्ज किया है कि ये इसका मतलब ये है कि आप के तमाम इदारे जो इस वक्त तक मौजूद हैं वो नाकाम हो गए। आप उनका फेलियर है। होना ये स्टेट के इदारे होना ये चाहिए। सबसे पहले जो गवर्नमेंट में आप आते हैं तो कोशिश ये करें कि जो जो आपके इदारे मौजूद हैं, अफराद ऊपर, अगर पहले भी हमने ये सुना और हमने ये देखा भी कि ऊपर वाला शख्स जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो मिस्टर इनकरप्टेबल हो और ऐसा शख्स हो जो दिन रात कमिटेड हो और किसी वो बिल्कुल किसी का लिहाज ना करे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर नीचे तक इसके असरात होते हैं। और वो इदारे जो है, हमें सबसे पहले तो आप में ये करिश्मा हमें दिखाएं इमरान खान साहब, जिनके ऊपर सब कौम ने एतमाद किया है। और बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी वालों ने भी कल एतमाद का इजहार, जब उन्होंने कहा जी मुझे नहीं समझ लगती कि हमें लोगों ने रद्द क्यों कर दिया, खुर्शीद साहब ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने, तो इसका मतलब यह है कि सारी कौम ने आपको इलेक्ट किया है, आपको मैंडेट दिया है, तो आप पहले से मौजूद इदारे जो है सबसे पहले तो उनको दुरुस्त करें, उसके बाद इसकी ज़रूरत हो सकती थी ये मुअस्सर। लेकिन अगर इसको चलाना है तो इसका हेड भी आपको बेहतरीन शख्स लाना होगा, और इसमें जो लोग लाए। और दूसरी ये है कि इसमें ये ना हो कि लंबा प्रोसेस आप इसको, अगर वरना तो फिर वो सारा ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स आ गया और उसमें वारदात के भी चांसेस हैं कि कोई शख्स जो विसल ब्लोअर है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ऑलरेडी इदारे फंक्शनल हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मैं थोड़ा सा इस पे सुल्तान साहब की तरफ से जाना चाहूंगी। सुल्तान साहब पहले मुख्तसरन सर, ये जो केपीके में पहले इसको लाया गया था पिछले टेन्योर में गवर्नमेंट के, उसमें सर आगे कमेटी नहीं बन सकी कि वहां पर शिकायत जाती, वो बस ऑर्डिनेंस की हद तक ही सर महदूद रहा। अब सर पीटीआई कैसे मेक श्योर करेगी कि इसको सही तरीके से नाफिज किया जाए? जी मैं इसकी तरफ आता हूँ, खाली मुझे 2 मिनट पहले दे दें। जो हमारे भाई हैं उन्होंने जो कहा कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन लेस है और उन्होंने 100 डे प्लान दिया था और अभी तक 100 डे प्लान के ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। तो मैं इनको ये बता दूं कि अभी तक तो जो है जो जितनी महंगाई है, जो चीज़ें हैं, वो हम इन्हीं का करता धरता जो है, जो इन्हीं का करना धो रहे हैं अभी तक तो पीटीआई अपनी पॉलिसीज़ अब लेके इंशाल्लाह आएगी और बेहतरी आएगी भी सही। अभी तक तो जो इन्फ्लेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े हैं या जो गैस टैरिफ्स बढ़े हैं, ये इन्हीं के दौर की गवर्नमेंट में नेपरा ने अप्रूव कर दिए थे बढ़ाने के लिए। तो डिलिबरेटली ये लोग उसको डिले करते आए हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने करेक्ट करेंगे नून लीग, तो ये पिछली गवर्नमेंट के रिकमेंडेड रेट्स हैं जो कि उसके मुताबिक भी अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। सर ये 2016 से ड्यू थे सर, बिल्कुल ये पिछले 5 साल से ड्यू थे जी। 300 बिलियन का लॉस आ रहा था हर साल जो गैस की कंपनीज हैं उनको। 1800 बिलियन का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो करंट डेफिसिट चल रहा है।
तो इन्होंने जान के ये डिलिबरेटली नेपरा ने रिकमेंड किया हुआ था रेट्स को बढ़ाने के लिए, जो कि ये गवर्नमेंट जान के डिले करती आ रही थी। अच्छा, उसके अलावा जी सऊदी अरेबिया, अभी इन्होंने कहा कि जी दोस्त ममालिक के पास जाना चाहिए, तो भाई अभी सऊदी अरेबिया से पीटीआई की गवर्नमेंट जो है बड़ा ज़बरदस्त पैकेज लेके आई है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम चाइना, खान साहब नवंबर के फर्स्ट वीक में चाइना जा रहे हैं, उनके साथ भी ऑप्शन जारी है, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तो हम IMF से कम जो है वो लोन लेने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं, हमारी ऑप्शंस बिल्कुल खुली हैं। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखें तो आज यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया है कि जो ब्लास्फेमी है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। चलिए अच्छा, ये अच्छा, अब मैं इस तरफ आता हूँ, अब ये भी जी, अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये क्वेश्चन भी जो है, मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ जी, ये क्वेश्चन भी जो है ये भी PTI का जो है 100 डे प्लान था, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, एंटी करप्शन ड्राइव, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंटी करप्शन ड्राइव जो है ये भी हमारे 100 डे प्लान, ये था कि ये KPK में नहीं चल सका, अब इसको विफाक में, अब वफाक में KPK में जो लॉ था उसको मजीद इम्प्रूव किया गया है, उसको इम्प्रोवाइज किया गया है, उसको बेहतर किया गया है, और 2-3 ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि पहले इसके अंदर नहीं थी। सिक्रेसी है, उसके बाद 20% का मार्जिन जो है वो ऐड किया गया है, और जो केस जो है वो कंप्लेन करके दोबारा नैब और FIA के पास ही जाना है, उन्होंने आगे इसकी करनी है। कंप्लेनेंट जो है वो कमेटी बनेगी डायरेक्ट नैब में। दानियाल साहब का मुख्तर से सवाल है कि ये किसके लिए बनाया है वैसे बेसिकली, और मेरा साथ में सवाल ये है कि इसको ज्यादा चीजें ऐड करके मतलब फिर कमेटी वापस नैब को भेजेगी, तो डायरेक्टली नैब के पास ही क्यों ना चले जाए? दानियाल साहब जो है जी बार-बार एक ही स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर पता नहीं क्यों लेके आ रहे हैं। PTI की गवर्नमेंट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक करप्ट माफिया के खिलाफ है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर उस पार्टी के अंदर करप्ट लोग ज्यादा हैं तो इसमें ना मेरा कसूर है ना किसी और का कसूर है। अब ये कुछ स्पेसिफिक अच्छा, ये किस में फॉल करने में, ठीक है, पॉइंट समझ गई। सुल्तान साहब सर ये पूछना ही चाह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है या ये अक्रॉस द बोर्ड होगा? ये अक्रॉस द बोर्ड है जी, अक्रॉस द बोर्ड है, ये अक्रॉस द बोर्ड है ये। लेकिन अदलिया और फौज का तो अपना सिस्टम मौजूद है ना सर अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड है जी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी हद तक ये सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड ये होगा। ये खाली पॉलिटिशियंस की हद तक महदूद नहीं है। और इसमें बल्कि एक सज़ा रखी गई है कि अगर किसी को मलाइन करने के लिए गलत कंप्लेंट दी जाती है तो जो बंदा गलत कंप्लेन करेगा उसके खिलाफ सज़ा भी है। If I can add, देखिए क्विकली मुझे जरा दामना साहब की तरफ जाना है। अच्छा, कि ये पहली दफ़ा विसल ब्लोअर एक्ट 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था, और इस एक्ट के बनाने की मेन रीज़न क्या थी और इसके पीछे क्या था? ये बनाया गया था बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के लिए, क्योंकि जब इन सर्विस जब ये काम करते थे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट ना करते थे, या कोई इंसेंटिव नहीं था, या उसको फॉलो अप नहीं कर सकते थे। तो दिस वाज अ वे दैट दे कि इंसेंटिव्स दे के उनको इन विसल ब्लोअर जो अंदर से इकट्ठे काम करते ना, एक बॉन्ड उनके अगेंस्ट किया था, ये सियासतदानों के अगेंस्ट नहीं बनाया गया था, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं विसल ब्लोअर एक्ट की, आपने ये KPK में बनाया क्यों? क्योंकि आपने नैब को वहाँ फाल किया हुआ था, आपने कोई इदारा नहीं था इन्वेस्टिगेशन का। जो आपने एहतसाब कमीशन बनाया उसका कोई हेड नहीं, आपने 5 साल लगाया, और आपने 13 करोड़ रुपया इसकी पब्लिसिटी और उसकी तमाम चीजों पे लगाया। और मेरे भाई मुझे बता दें कि 1 रुपया भी बता दें कि 1 रुपया इन्होंने रिकवर किया विसल ब्लोअर एक्ट से KPK से नहीं, फेल हुआ, पैसा लगा के भी फेल हुआ। एक एप्लीकेशन तो छोड़ दें, कोई रिकवरी होती है ना, खुद ही कोई रिकवरी जाकर कर ले, वो भी नहीं हुई, तभी ये फेलियर था। तो ये तमाम चीजें देखें, मैं हम फिर लोगों को कहते हैं ये तमाम लोगों को बार बार ऐसी लूज बॉल्स देके गुमराह करने की कोशिश ना करें। दे नीड टू कम अप विद द प्लान के हाउ विल दे मेक द कंट्री गो फॉरवर्ड। ये इकोनॉमी को किस तरह, आप भैंसे बेच के विसल ब्लोअर एक्ट से मुल्क को नहीं चला सकते, मईशत को नहीं चला सकते। आप इमरान खान रोज आके एक भाषण देते हैं, एक लेक्चर देते हैं, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हर चीज जो कान में डाली गई वो अच्छी नहीं होती। आज अगर बर्तानिया में इस्तेमाल हो रहा है, दे ऑल नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दे नीड टू नो कि इसके पीछे एक हिस्ट्री क्या है, क्यों चला, कब चला और कैसे चला गया। इमरान खान साहब के कान में आप रोज को एक बंदा चीज डाल दे और रोज आके इनका एक बंदा अनाउंस कर देगा, इससे मैशत नहीं चल सकती, और हम यही आईना इनको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी आज है जामरा साहब, सर ये आप किस हद तक सर मुतमईन नजर आते हैं इस एक्ट से? और दूसरा सर, क्योंकि उस पर हम बात नहीं कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सर जो चीफ जस्टिस साहब ने शिकायत अपनी रजिस्टर की है, रिकॉर्ड पे लेके आए कि अदम ताउन की बार बार शिकायतें आ रही हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इदारों को, सर उस पर भी अगर आप प्लीज कॉमेंट कर दें। जी मैं जरूर करूंगा, मगर मैं आपके सवाल के पहले इससे पे आ रहा हूं। अभी मेरे PTI के भाई ने कहा कि देखिए जी हमने तो 6 अरब का जो पैकेज सऊदी अरब से लाया था वो तो जबरदस्त, ये बड़े मतलब उसके शादमाने गा रहे हैं।
तो मेरे भाई आप अपने लीडर की वो क्लिप निकालें, आज सारा दिन मीडिया में चली है, उन्होंने सऊदी अरब का नाम लेके हुकूमतों पे तनकीद की है कि मुझे शर्म आती है कि आप लोग कभी सऊदी चले जाते हैं, कभी दूसरे ममालिक के पास चले जाते हैं एड लेने के लिए। मैं वो बात कर रहा था। और दूसरी बात आपने कहा कि 100 दिन के जो टारगेट था आपका, उसमें नेपरा ने पहले ही बिजली के जो अपने रेट थे वो बढ़ाए हुए थे, इन्होंने नहीं बढ़ाए साबका हुकूमत ने। तो मेरे भाई आपने 100 दिन के अंदर जो अपने एक्सपर्ट बिठाए हुए थे, क्या आपको ये मालूम नहीं था? जब आपको ये मालूम था ये सारी चीजें, तो आपने 100 दिन का टारगेट क्यों रखा फिर वो इतनी जल्दबाजी में? और दूसरी बात, आप जिस एक्ट की बात कर रही हैं, देखिए पहला तो मेरा मुतालबा है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, जब आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने सूबे में एक भी केस आपको पेश नहीं कर सकते कि वहां के सूबे के करप्ट किसी अफसर को कोई सजा हुई हो। अलबत्ता इनकी काबीना के वजीर करप्शन में जेल में चले गए, इन्होंने हुकूमत से निकाल दिया, जब वो बाहर आए तो फिर हुकूमत में शामिल कर दिया। आपके सूबे के अंदर एक प्रोजेक्ट है मेट्रो, जो 29 अरब रुपए से शुरू होकर 86 अरब को अबूर कर चुका है और उस टाइम में पूरा नहीं हो रहा है। आखिर कौम को बताएं कि आपने सूबे में जी आ जाए सर, अगर वो 30 दिन के अंदर रखना था। मैं आ रहा हूं उस पर। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनकी अपनी रिहायशगाह बनी गाला अगर रेगुलर नहीं होगी, और अदालत को बार बार उनको यह कहना पड़ रहा है कि आप मेहरबानी करके अपनी रिहायशगाह को रेगुलर तो कराएं, तो ये बिलो एक्ट जो है उस शख्स के अंडर चलेगा जो अपनी रिहायशगाह रेगुलर नहीं करा सकता। आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, देखें आज अदालत ने यह कहा है कि उनसे ताउन नहीं किया जा रहा है, और चीफ मिनिस्टर मेरे चैम्बर में मिले। आपने अगर अखबारें उठाई होंगी, कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि हम पूरा ताउन कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड जो है वो इतना बड़ा रिकॉर्ड है जिसपे हम उसको कंपोज कर रहे हैं और उनको देने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज अगर अदालत मुझे कॉल करेगी तो मैं पेश होने के लिए तैयार हूं और उनको बताऊंगा कि हम आपसे JIT से पूरा ताउन कर रहे हैं। अदालत ने आज क्या है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही ये ऑफर कर दी थी कि अगर अदालत मुतमन होने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को कॉल करेंगी तो हम अपना वहां पर भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं कि हम पूरा ताउन करने का इरादा भी रखते हैं, और अमली तौर पर भी हम सारा रिकॉर्ड जो है वो जमा कर रहे हैं। और ये कह रही थी कि पिछले 10 साल के मुआहदे एक चीज का मुआहदा मांग रहे हैं, यहाँ तक कि किसी जगह पेंट अगर किया गया है तो उसका भी जो अग्रीमेंट हुआ होगा उसका भी मुआहदा मांग रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि पिछले 10 साल के तमाम अग्रीमेंट्स लाए जाएं। देखें 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला मुआहदा भी अगर अदालत मांगेगी और वो विद इन द डेज मांगेगी 10 साल का रिकॉर्ड, तो डेफिनेटली उसमें आपको टाइम चाहिए, उससे इनकार नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कल एडवांस में कह दिया कि मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए दूसरी राय और दूसरा सवाल इसमें कोई माना नहीं रखता कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ताउन यानी कि सिंध गवर्नमेंट ताउन करेगी। बिल्कुल ठीक। नामरा साहब से मुझे एक वक्फा लेने दें। ये बुनियादी तौर पर सवाल जो है ये की तरफ से आया है कि ये ताउन नहीं कर रहे हैं, और ये जो ताउन है वो सिर्फ ये नहीं है कि 1 करोड़ का मुआहदा मंगवाया गया है तो वो आप पेश करेंगे या चीफ मिनिस्टर पेश हो जाएगा। ये मामला बुनियादी तौर पर इतना संगीन है कि इसमें इतने बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और इसमें इतने यानी चीज़ें यानी मनी लॉन्ड्रिंग इस सतह की मौजूद है। उस मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात हैं वो उनके ऊपर आ रहे हैं जो इनके पार्टी के हेड हैं। और मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये इत्तेहाद जो है ये बुनियादी, और अभी फौरी तौर पर इनका हमला इनके ऊपर के जी करारदाद लाएंगे, ये बुनियादी तौर पर उस सिलसिले की कड़ी है कि इन्हें इस गवर्नमेंट को ये अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं कि इस मामले में हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। हालांकि अच्छा आरिफ साहब, सर एक ब्रेक भी हो चुकी है सर, मैं बाकी डिबेट यहीं से शुरू करती हूँ। मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, उसके बाद लाहौर में जो ऑपरेशन किया जा रहा है बिजली चोरों के खिलाफ उस पर भी मुझे मुख्तसर कमेंट्स लेने। एक वक्फा, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे डिबेट को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर सुल्तान साहब, सर आपसे आगाज करती हूँ लास्ट फ्यू मिनट्स है प्रोग्राम के कि सर एक तो लाहौर में जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है बिजली चोरों के खिलाफ, उमर अयूब साहब ने सर दावा तो कल बहुत बड़ा किया है कि तकरीबन 150 अरब से ज्यादा की बचत होगी लाइन लॉसेज अगर खत्म कर दिए जाएं। सर लेकिन क्या प्रैक्टिकली देही इलाकों में ये तमाम चीजें करना मुमकिन हो सकेगा जहां पर सालों से ये ट्रेंड मौजूद है? और दूसरा सर, आप पिछले सेगमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट भी ऐड करना चाह रहे थे सर।
जी, मैं खाली दो बात नहीं पिछले सेगमेंट के हवाले से करना चाह रहा था जी। एक तो ये कि ये बार बार कह रहे हैं कि नैब और गवर्नमेंट जो है वो हैंड्स इन ग्लव है और गवर्नमेंट जो है वो नैब के ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो मैं खाली इनको ये याद कराना चाहता हूँ कि जितने केसेस इस वक्त जिन जिन हजरात पे बने हुए हैं वो सब प्रीवियस गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, वो प्रीवियस गवर्नमेंट के बने हुए हैं, उसका पीटीआई की गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है। और दूसरा, सिंध गवर्नमेंट का जी जो आज कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, जो इनका ताउन चल रहा है वो ये ताउन चल रहा है कि अयान अली एक बड़ा मरकजी किरदार हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो उनको 149 पेशियों के बाद एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया गया है। 149 पेशियाँ, कभी किसी सिंध गवर्नमेंट के मेडिकल सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट आ जाता था, कभी किसी सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट, उन्होंने 149 पेशियाँ ली हैं सरकारी अस्पतालों के सर्टिफिकेट्स के ऊपर जी। जहाँ तक ये अब मीटर के ऊपर आ जाएँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स दिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो जी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा लाइन लॉसेज जो हैं वो बेइंतहा हैं। और दही इलाकों की आपने बात की, तो दही इलाकों में एक्चुअली इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि लाइन लॉसेज जितने दही इलाकों में शायद शहरी इलाकों में उतने ना हो सकें, और देहाती जो कंज्यूमर है वो इफेक्ट भी इससे बहुत ज़्यादा होता है। गलत बिलिंग की वजह से वो एसडीओ के पास जाता है जी, उसके बाद उसको एसडीओ के अप्रूव करवा के उसको मुतलका एक्सीएन के पास जाना होता है, जो कि देहाती इलाके से कहीं 100 किलोमीटर दूर किसी हेडक्वार्टर पे बैठा होता है। तो वहां पर एक्चुअली इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। कितना रिजल्ट मिल सकेगा, ये एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है सर पीटीआई के। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। आज इंशाल्लाह 1 बिलियन से ऊपर पर ईयर का जो है वो आज जामरा साहब सर जी बिल्कुल ठीक। आज जामरा साहब सर वैसे केएसी के ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा जो प्लान रख रहे हैं, लेकिन अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है, देखें बात यह है कि इनके कौन से प्लान कामयाब हुए वो अलग बहस है। अभी मेरे भाई ने अयान का नाम लिया। अयान अली आपके सरों के ऊपर सवार होगी, मेरे सर पे सवार नहीं है। मगर मैंने मैंने तो मेट्रो का भी बात की थी अभी केपी के अंदर, उनका जवाब नहीं दिया। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर के घर के रेगुलाइज वाली बात जो अदालत कहती है उनका जवाब नहीं दिया। मैंने तो नेबजिदा जो वजीर इनके काबीना में बैठे हैं उनका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने तो स्टैंडिंग कमेटी की बात की है, इनकी नाकामी है पार्लियामेंट की प्रैक्टिस की, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। मगर ये जवाब दे रहे हैं अयान अली का, तो ये इनकी मर्जी है। बहरहाल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने जो बात की है वो फेल्यूर है मौजूदा हुकूमत और पीटीआई की। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। अभी तो 100 डेज हुए नहीं है पीटीआई के। नहीं, आप मेट्रो का जवाब दे दें, आप मेट्रो का जवाब दे दें, आप मेट्रो का जवाब दे दें, वह आपकी हुकूमत रही है, मेट्रो का जवाब दे दें। आरिफ चौधरी साहब। हाँ जी, अयान अली आरिफ चौधरी सर प्रायोरिटी नहीं थी पहले केपीके में मेट्रो बनाने की, बाद में बहुत लास्ट मोमेंट के ऊपर डिसाइड हुई। जी आरिफ चौधरी साहब सर। अयान अली का जो जिक्र किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि हर लिहाज से ये सिंबॉलिक है कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो सिंबल है मनी लॉन्ड्रिंग की। और दूसरा यह है कि सिस्टम जो है वो कितना कमज़ोर है कि एक सीधा जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत मौजूद है वो लड़की किस हद तक कामयाब होती है, और उसके पीछे वो कुव्वतें जो है मनी लॉन्ड्रिंग को कवर अप करने वाली कितनी मजबूत हैं कि वो वज़ीर आज़म का घर रेगुलर नहीं है, आपको याद नहीं है? मैं ये वज़ीर आज़म का घर रेगुलर नहीं है, उस पे तो तबसरा करें चाहिए, जिसकी उस पे तो तबसरा करें, जरा रहनुमाई करें कौम की, कौम पे मेहरबानी करें। वज़ीर आज़म का घर रेगुलर नहीं है, खत्म करेंगे तो वो अपनी जुर्माना भरेंगे ना। घर रेगुलर नहीं है, उस पर तो मेहरबानी करें। जरा कौम को ये बताएं वज़ीर आज़म का घर रेगुलर क्यों नहीं है, जरा ये तो मेहरबानी करें। अच्छा टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया है सर लास्ट कमेंट देखिए जी, अगर खाली अगर बात कर दें, 120 अरब रुपया ये बिजली से बचा रहे हैं। जो तकरीबन उन्होंने जो कहा जितने भी ये अभी आज ये पैसा लगा के जो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली की बढ़ाई, सब कुछ ये जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी मेट्रो की, ये तमाम चीजों के बावजूद 300 उन्होंने 300 डैम बनाए केपीके में, जिसकी वजह से ये हजारों मेगावाट आज दे रहे हैं आज ये फेडरेशन को मेन स्ट्रीम में बिजली। तो इन तमाम चीजों के बावजूद अगर सारा कुछ उन्होंने इकदाम पहले भी किया और अब भी इकदाम कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट देयर इज नो रीजन टू गो टू आईएमएफ। क्या आपने जो सरकारी दफ्तरों के लिए जाना है आपने, या बिस्किट्स में चाय में बिस्किट डलवाने के लिए जाना है? आई थिंक अगर ये सारे इकदाम ये कर रहे हैं और अगर वाकई ये कर रहे हैं तो आईएमएफ के पास जाने की कोई इनको जरूरत नहीं है। ये वही झूठ है जो ये बार बार लोगों को बना के बेवकूफ करते हैं। आज अपनी कौम के साथ अगर ये भी यहाँ बैठे हैं, हम भी हैं, 120 अरब रुपए बचाएंगे लाहौर में जो उन्होंने काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा ना कि हम कर रहे हैं। अवाम ने जो रिस्पॉन्ड किया ना वो आपको लोकल इलेक्शन में भी करके 2
2 हफ्ते बाद आपने देख लिया। ये झूठे वादों की वजह से लोगों को भिकाया और आज लोगों ने हिस्टोरिकल आज 9 की 9 सीटें हारे इन झूठों की वजह से। और आप देखेंगे कि जिस तरह लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं और रोज बना रहे हैं, ये मुल्क सफर करेगा एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स, एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन इनकॉम्पिटेंस। दे नीड टू कम अप विद द टीम, विद द स्ट्रेटजी, एंड दैट इज द ओनली वे पाकिस्तान कैन गो फॉरवर्ड। टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑलरेडी मौजूद है, जमातें जीती हैं मेजॉरिटी में। हाँ जी, और इकट्ठे होके जीती है, ये भी साथ के सुल्तान लिए। साहब, सारी सर opposition वक्त कटी खत्म थी। हो चुका है सर। ज़िमनी इलेक्शन में वो स्ट्रेंथ नहीं थी सर। ज़िमनी इलेक्शन में थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है पीटीआई का, लेकिन चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आने वाले महीने, आने वाले हफ्ते यकीनन पीटीआई के लिए 100 दिन खत्म होने जा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है, उसके अंदर कम से कम रिजल्ट्स नहीं तो वो इनिशिएटिव्स, वो मेजर स्टेप जरूर सामने आने चाहिए जो कि अगले 1 साल में जिनको पीटीआई फॉलो करेगी, और वो यकीनन कॉन्क्रीट भी होने चाहिए। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।